नमस्ते बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे कक्षा 10th का नवा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। और प्रकाश वाले चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। और हमने अवतल दर्पण के द्वारा मुख्य रूप से जो 6 प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया थी उनके बारे में अध्ययन किया था। आज टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का कहां कहां क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाएगा। नंबर 1 बात करते हैं अपन दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नंबर 1 उपयोग की बात करें तो दंत विशेषज्ञ यानी कि दांतों के डॉक्टरों के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, दांतों को अच्छे से देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों या मुंह में वो क्षेत्र जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं उन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या हुआ अपना कि दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या साथ ही साथ मुंह में दांतों के वे क्षेत्र जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं उन क्षेत्रों को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दूसरा उपयोग इसका सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग दर्पण के रूप में देखो, सेविंग दर्पण के रूप में किस लिए किया जाता है? सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग का मतलब जो दाढ़ी की सेविंग बनवाते हैं अपन उस सेविंग की बात कर रहे हैं। अब एक भ्रमित करने वाली स्थितियां ये है कि गुरुजी वहां तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कि हमको तो प्लेन सा दिखाई देता है, शीशा कैसा दिखाई देता है हमको, जिसमें सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसके सामने बैठे हुए हैं वो दर्पण कैसा दिखाई देता है? हमको तो प्लेन दिखाई देता है। लेकिन देखो बेटा, अगर गौर से देखेंगे अपन वहां तो एक हल्का सा कर्व होता है। उसमें क्या होगा? हल्का सा इस प्रकार से है लेकिन हल्का सा कर्व लिए होगा, हल्का सा जब कर्व लिए होगा, हल्का सा घुमाव लिए हुए होगा, तो वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा बेटा? अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग दर्पण के रूप में। और वो क्यों किया जाता है? देखो, यहां से क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकते हैं कि अपने सिंपल वे में देखा कि अवतल दर्पण का एक उपयोग पढ़ लिया अपन ने कि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन दूसरा वह पूछ सकता है एग्जाम में हमको कि सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों किया जाता है? तो सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, बड़े आकार में चेहरे को देखा जा सके। तो इसको दूसरे वे में पूछ सकता है। जो उपयोग है उनको पॉइंटों को क्वेश्चन बनाकर में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के अग्रदीपों में या जिसको बोलते हैं हेडलाइट में, हेड
लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में, यानी कि रात के समय जो आगे की लाइटें जलती हैं उनको हम अग्रदीप या हेडलाइट के रूप में जानते हैं। तो वाहनों के अग्रदीपों में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब दिमाग में बात यह आती है कि साहब वाहनों के अग्रदीपों में कहां किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है? देखो कैसे किया जाता है बेटा, हमने देखा है कि इस प्रकार से वाहनों में आगे शीशा लगा रहता है। जैसे ये लाइट हो गई, ये शीशा लगा रहता है, इस प्रकार से आगे शीशा लगा। जब ये किसी कारणवश फूट जाता है, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह या किसी भी कारणवश ये आगे का शीशा फूट जाता है, तो यहां अंदर की ओर ये भाग जैसे फूट गया, ये भाग टूट गया या फूट गया, तो अंदर की ओर बल्ब वाले भाग के साथ में इस प्रकार से एक चमकीला सा भाग दिखाई देता है। हमको एक चमकीला सा भाग दिखाई देता है। और ये चमकीला सा भाग जो होता है, ये प्लास्टिक के ऊपर भी चमकीली परत हो सकती है। तो ये चमकीला सा भाग जो होता है, ये चमकीला सा भाग क्या करता है? अवतल दर्पण के समान कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात यहां से फिर वही बात आती है उठ करके कि साहब वाहनों के अग्रदीपों में जो हेडलाइट की बात आप कर रहे हैं, हेडलाइट की बात जो कर रहे हैं, उनमें अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों किया जाता है और किसी दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यानी कि हेडलाइट में अवतल दर्पण ऐसा क्या कार्य करता है जिसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही बात है बेटा। हमने एक बात पढ़ी थी कि जैसे हमारे पास में अवतल दर्पण है, हमारे पास क्या था? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है हमारे पास में, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया जैसे यहां पर इसका वक्रता केंद्र, और ये हो गया बेटा मुख्य फोकस। ये क्या हो गया? मुख्य फोकस। हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी थी, जब हमने अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोला था। क्या बोला था? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोला था। तो वहां एक बात पढ़ी थी हमने कि जब कोई प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये किस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं? तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हैं, अर्थात मुख्य फोकस पर इकट्ठी हो जाती है। ये बात पढ़ी थी हमने, और इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण की ये विशेषता होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, बहुत सारी प्रकाश की किरणें, चाहे कितनी भी प्रकाश की किरणें हो, लेकिन होनी चाहिए मुख्य अक्ष से समांतर। जब ये किरणें मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात क्या किया जाता है? इन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस पर अभिसारित कर दिया जाता है। तो ये बात समझ में आ रही होगी हमारी। इसी बात पर, इसी सिद्धांत पर यह हेडलाइट काम करती है। इसी सिद्धांत पर हेडलाइट कैसे काम करती है? देखो, इस सिद्धांत पर हेडलाइट इस प्रकार से काम करेगी कि जैसे ये जो बल्ब होता है, हेडलाइट का जो बल्ब होता है, वो दर्पण के फोकस पर व्यवस्थित होता है। वो अवतल दर्पण के किस पर व्यवस्थित होता है? फोकस पर व्यवस्थित होता है। ठीक है, अब जब फोकस से प्रकाश की किरणें निकल करके जाएंगी और इस प्रकार से फोकस से निकल करके यहां टकराएंगी, फोकस से निकल करके ये प्रकाश की किरणें इस हेडलाइट के जो अवतल दर्पण उस पर टकरा रही हैं, फोकस से निकलकर टकरा रही हैं। तो हमने एक नियम पढ़ा था अवतल दर्पण के लिए कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के, हमने दूसरा जो नियम पढ़ा था गोलीय दर्पण अवतल दर्पण से परावर्तन का दूसरा नियम, एक तो परावर्तन का दूसरा नियम था, उसकी बात नहीं कर रहे हम, उन चारों नियमों में से दूसरे नियम की बात करें जो हमने अवतल दर्पण के लिए पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात पढ़ी थी हमने दूसरे नियम के रूप में। तो देखो बेटा, जब बल्ब यहां पर फोकस पर व्यवस्थित है, बल्ब कहां व्यवस्थित है? फोकस पर। जब बल्ब जलता है तो यानी कि फोकस से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और फोकस से प्रकाश की किरणें निकल करके किस पर टकरा रही हैं? अवतल दर्पण पर। इस पर, क्योंकि ये बल्ब फोकस पर, मुख्य फोकस पर व्यवस्थित है।
ये अवतल दर्पण हो गया हमारा जो हेडलाइट में लग रहा है, ये बल्ब हो गया, और ये बल्ब मुख्य फोकस पर व्यवस्थित है। जब बल्ब मुख्य फोकस पर व्यवस्थित है तो जलेगा, तो प्रकाश किरण एक तरह से फोकस में से निकल करके आएंगी और फोकस में से निकलकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही हैं। और हमको पता है जब कोई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी बेटा, समांतर हो जाएंगी। सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इससे एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है हमको, यानी कि अवतल, अब एक क्वेश्चन देखें हम, इससे क्या हुआ, समांतर किरणपुंज प्राप्त हो गया, समांतर किरणपुंज हमको प्राप्त हो गया। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब को मुख्य फोकस पर व्यवस्थित किया जाता है, और जब मुख्य फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो एक समांतर प्रकाश किरणपुंज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, समांतर प्रकाश किरणपुंज प्राप्त होता है। यानी कि अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग समांतर प्रकाश किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अपने आप में एक उपयोग भी है और अपने आप में एक क्वेश्चन भी है कि अग्रदीपों में इसलिए किया गया ताकि समांतर प्रकाश किरणपुंज प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बात करें बेटा अपन, तो नेक्स्ट उपयोग की बात करें तो नेक्स्ट उपयोग आता है सौर ऊर्जा की भट्टियों में। सौर ऊर्जा की भट्टियों में, सौर ऊर्जा की भट्टियों में, सौर ऊर्जा की भट्टियों में। देखो सौर ऊर्जा की भट्टियों में किस लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा की भट्टियों में किस लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा की भट्टियों में इसलिए किया जाता है, हमको पता है कि जो सौर ऊर्जा की भट्टियां हैं उन सौर ऊर्जा की भट्टी में जो अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, जब समांतर प्रकाश किरणपुंज इस प्रकार से, माना सौर ऊर्जा की भट्टी में अवतल दर्पण लगा हुआ है, इस प्रकार से अवतल दर्पण लगा हुआ है, जब समांतर प्रकाश किरणपुंज इस पर आकर के गिरेगा तो ये समांतर प्रकाश किरणपुंज को क्या कर देगा, समांतर प्रकाश किरणपुंज को क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा, एक जगह क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। और इस एक जगह इकट्ठे करने का ही, जब एक जगह इकट्ठा कर देगा, हमको पता है मुख्य फोकस पर इकट्ठा कर देगा, और हमने ये जाना है कि समांतर प्रकाश किरणपुंज मुख्य फोकस से गुजरता है। तो मुख्य फोकस वाली स्थिति में हम देखें तो मुख्य फोकस वाली स्थिति में जब कई हजारों किरणें एक जगह से गुजर रही हैं, एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, तो वहां का टेम्परेचर या तापमान क्या होगा, अधिकतम होगा। तापमान क्या होगा, अधिकतम होगा। और उस बिंदु का ही उपयोग किसी भी पात्र के पैंदे के लिए किया जाता है, यानी कि कहां फोकसित किया जाएगा उसको, किसी पात्र के पैंदे पर फोकसित होगा तो पैंदे का तापमान बढ़ जाएगा और किसी भी पात्र में हम कोई भी वस्तु गर्म कर सकते हैं। इसलिए प्रकाश समांतर प्रकाश किरणपुंज जब सौर ऊर्जा की भट्टियों में अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उन प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण द्वारा एक निश्चित बिंदु पर इकट्ठा कर दिया जाता है, और उस बिंदु का उपयोग सौर ऊर्जा की भट्टियों में विभिन्न साधनों को गर्म करने में, पानी गर्म करने में या अन्य किसी पदार्थ को गर्म करने में भट्टियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा की भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ साथ ये तो हुए मुख्य उपयोग, साथ साथ कुछ उपयोग हम मान सकते हैं कि जैसे सैटेलाइट डिश है, सैटेलाइट डिश, सैटेलाइट डिश जो बनाई जाती है, सैटेलाइट डिश जो बनाई जाती है वो सैटेलाइट डिश भी अवतल ही बनाई जाती है। सैटेलाइट डिश कैसे बनाई जाती है, अवतल ही बनाई जाती है। और सैटेलाइट डिश भी उसी प्रकार से काम करती है कि हमने देखा है कि इस प्रकार से जो डिश लगी होती है हमारी, इस प्रकार से डिश लगी हुई है और डिश के अंदर इस प्रकार से यह क्या लगा रहता है, एक अभिग्राही। क्या लगा रहता है बेटा, एक अभिग्राही इस प्रकार से यहां पर लगा रहता है। ये सैटेलाइट डिश है हमारे पास में और ये इस प्रकार से अभिग्राही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सैटेलाइट डिश इस प्रकार से अभिग्राही लगा होता है। ठीक है, तो अभिग्राही क्या करता है
कि उपग्रह से संकेत प्राप्त हो रही, उपग्रह से इस प्रकार से संकेत प्राप्त हो रहे, समांतर किरणें आ रही हैं, संकेतों के रूप में उपग्रह से क्या आ रही है, समांतर किरणें इस प्रकार से आकर के, जिसको हम छतरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, छतरी बोलते हैं, इस प्रकार से होती है, वो भी इस प्रकार से दिख रही है हमको, इस प्रकार से इधर देखना चाहिए तो इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि ये उपग्रह से जो संकेत आ रही हैं, ये उपग्रह से आने वाले इस प्रकार के संकेत समांतर किरण पुंजों के रूप में आ रही हैं, और इनको ये इकट्ठा करेगी, समांतर प्रकाश किरण पुंज आकर के टकराएगा, उपग्रह से आने वाला जो संकेतों के रूप में जो किरणें आ रही हैं, वो संकेतों के रूप में उपग्रह से समांतर किरणें आ रही हैं, और जब सैटेलाइट डिश पर आकर के टकरा रही हैं तो समांतर किरणों क्या करेगा, इस जगह अभिग्राहित करेगा, तो ये अभिग्राही होता है, ये क्या होता है, रिसीवर, जिसको क्या बोलते हैं हम, अभिग्राही या रिसीवर होता है, अभिग्राही या बोल सकते हैं हम रिसीवर, रिसीव करने वाला इन किरणों को। अब ये क्या होगा, समांतर प्रकाश किरणें वही फोकस पर केंद्रित होंगी, और ये फोकस पर ही व्यवस्थित होता है, जिसको हम रिसीवर बोल रहे हैं, ये कैमरे के नाम से जान रहे हैं, सामान्य भाषा में बोलते जो। तो ये जो रिसीवर या अभिग्राही है, वो जो डिश की छतरी लगाई जा रही है, सैटेलाइट डिश लगाई जा रही है, उस छतरी के फोकस पर व्यवस्थित होता है, और जो उपग्रह से संकेतों के रूप में किरणें आ रही हैं, उन संकेतों के रूप में समांतर किरणों को इस कैमरे पर क्या कर देता है, फोकसित कार्य देता है। तो एक तरह से सैटेलाइट डिश भी किस रूप में काम कर रही है, सैटेलाइट डिश का जो प्रारूप है वो भी किस प्रकार से तैयार किया गया है, ये सैटेलाइट डिश भी अवतल दर्पण की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है, यानी कि जिस प्रकार का अवतल दर्पण होता है उसी प्रकार का सैटेलाइट डिश तैयार किया जाता है, और ये फोकसित मुख्य फोकस पर अभिग्राही को व्यवस्थित किया जाता है। मुख्य फोकस पर अभिग्राही को व्यवस्थित किया जाएगा, तो ये समांतर किरण जो उपग्रह से संकेतों के रूप में आ रही हैं, उन सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और रिसीवर के द्वारा या अभिग्राही के द्वारा ग्रहण करके हमारे टीवी तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार से एक परावर्तक टेलीस्कोप होती है, इसी प्रकार से परावर्तक टेलीस्कोप का उपयोग, परावर्तक टेलीस्कोप जो होती है, नंबर 6 उपयोग देखें, परावर्तक टेलीस्कोप। परावर्तक टेलीस्कोप भी एक तरह से अवतल दर्पण के समान ही ढाली जाती है, अवतल दर्पण के समान ही ढाली जाती है। परावर्तक टेलीस्कोप के द्वारा क्या होगा, जो हमारे सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, सूर्य चंद्रमा है, जिनके दूरस्थ बिंब है, उनके दूरस्थ बिंबों से समांतर किरण इस पर आकर के फोकसित होगा। सूर्य चंद्रमा आदि से, सूर्य चंद्रमा आदि जो बिंब रूपी हैं, उनसे इस परावर्तक टेलीस्कोप के ऊपर समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त होगा आकर के, और इसी ये परावर्तक टेलीस्कोप है। जिस प्रकार से अभी अपन ने सैटेलाइट डिश बनाया था, ठीक उसी प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखो अपन ने एक तरह से मुख्य रूप से उपयोग तो कितने पढ़े, 4 पढ़े, मुख्य रूप से तो 4 उपयोग पढ़े। ये जो 2 उपयोग बता रखे हैं वो तो उसके प्रारूप का काम कर रहे हैं, एक तरह से किसका काम कर रहे हैं, प्रारूप का, कि जिस तरह से सैटेलाइट डिश वगैरह है, परावर्तक टेलीस्कोप है, वो भी ढाल करके एक तरह से अवतल दर्पण का उपयोगी हो रहा है, अवतल दर्पण की तरह काम कर रहे हैं, तो उपयोगों में ही है। लेकिन मुख्य रूप से जो उपयोग है, जो स्पष्ट रूप से हमको अवतल दर्पण की उपयोगिता बता रही है, वो 4 प्रकार से दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ दांतों के उन क्षेत्रों को, मुंह में दांतों के उन क्षेत्रों को देखने के लिए जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों में, हेडलाइट में समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा की भट्टियों में प्रकाश की समांतर प्रकाश किरण पुंज को एक जगह इकट्ठा करके अभिग्रहित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सैटेलाइट डिश और परावर्तक टेलीस्कोप भी अवतल दर्पण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास में अवतल दर्पण के उपयोग। अब इसमें जो बुक में नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा। अवतल के हमने पढ़ लिए थे प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि सारी।
अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले एक बार हम उत्तल दर्पण से जो परावर्तक के नियम, परावर्तन के नियम थे उनके बारे में जान लेते हैं। जो हम पहले लेसनों में पढ़ चुके हैं, पहले लेसनों में पहली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो प्रकाश क्लासेज आई है उसमें पढ़ चुके हैं। ये देखो सिंपल से समझाता हूं मैं पहले आपको, फिर अपन देखते हैं। ये हमारे पास में क्या बना लिया हमने, ये क्या बना लिया, अवतल भाग पर पॉलिश कर दी, उत्तल भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसका ध्रुव O हो गया और इसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र किधर होंगे, इधर होंगे। इधर क्यों होंगे, जब हमने डायग्राम इस प्रकार से बनाए तो इसकी कर्व इधर, तो गोला किधर बनेगा, इस तरह से इधर है गोला, इससे काट करके ये बनाए हैं। तो ये तो क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र और ये क्या हो गया इसका मुख्य फोकस। लेकिन प्रकाश की किरणें इसमें भी बाईं तरफ से आकर के गिरेंगी इसके ऊपर। क्यों गिरेंगी, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमको ये बताई थी, जब हमने टॉपिक पढ़ा था कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो हमको ये बताया था कि वस्तु को किधर रखा हुआ मानते हैं, दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ मानते। जब वस्तु ही बाईं ओर रखी हुई है तो वस्तु से ही प्रकाश की किरणें निकल करके आती हैं, इसलिए आपतित प्रकाश की किरणों की दिशा किधर से होती है, बाईं ओर से होती है, ठीक है। तो इसलिए जब पहला नियम हमारा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपसारित हो जाती है और उसके पीछे स्थित मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और जब कोई प्रकाश की किरण दूसरे नियम की बात करें कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित हो कि वह उसके पीछे स्थित मुख्य फोकस में जाती हुई प्रतीत हो तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित हो कि वह उसके पीछे स्थित वक्रता केंद्र में जाती हुई प्रतीत हो तो वह टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है, पीछे नहीं जाती है, वापस लौट जाती है। और हमने जो चौथा नियम पढ़ा था वो चौथा नियम समान था कि आपतित किरण तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है और माना जैसे यहां मान रहे हैं हम ध्रुव पर आपतित हो रही है, तिर्यक दिशा से कहीं पर भी आपतित हो सकती है, लेकिन हम इस प्रकार से मान रहे कि तिर्यक दिशा से जैसे ध्रुव पर आपतित हुई तो आपतित किरण विलंब के साथ में जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी विलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है, परावर्तित हो जाती है। और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें इन दोनों नियमों का उपयोग करेंगे हम, एक तो पहले का और एक चौथे नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, अवतल दर्पण में 6 स्थितियों के बारे में हमने चर्चा की थी कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो, जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र में मुख्य फोकस के मध्य हो, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर हो और जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो। लेकिन बेटा देखो यहां पर इधर न तो मुख्य फोकस है और न ही वक्रता केंद्र है, इसलिए ये स्थितियां यहां नहीं होगी, ये सारी स्थितियां यहां नहीं आएंगी कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है या जब कोई वस्तु अनंत पर, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस में वक्रता केंद्र के मध्य है, ये स्थितियां यहां नहीं आएंगी। इसमें क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि बाईं ओर वस्तु रखी होती है और बाईं ओर वस्तु की स्थिति को कहां रखेंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र मुख्य फोकस है ही नहीं, तो इसमें केवल 2 स्थितियां आएंगी, केवल 2 स्थितियां आएंगी, 4 स्थिति यहां पर नहीं आएंगी। देखो कौन कौन सी 2 स्थितियां आएंगी। एक तो कौन सी स्थिति आएगी हमारे पास में अवतल दर्पण में 2 स्थितियां कौन कौन सी आती हैं। एक तो नंबर 1 जब वस्तु या बिंब बोलते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। और एक दूसरी स्थिति क्या आ जाती है, अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो, अनंत व ध्रुव के मध्य हो, ठीक है।
तो दो स्थितियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं नंबर 1 स्थिति में। नंबर 1 स्थिति में कहा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा हमारे पास में, उत्तल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उसमें पूछ रहे हैं उत्तल दर्पण में। इसका मतलब सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये उत्तल दर्पण बना दिया हमने, ये उत्तल दर्पण बना दिया। फिर क्या बनाएंगे हम, इसका मुख्य अक्ष बना दिया जैसे ये। इसके बाद में क्या बना दिया बेटा हमने, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मुख्य फोकस हो गया। क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। तो जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो हमने जाना है कि बाकी नियम काम नहीं करते, प्रकाश की किरणें सारी समांतर हो जाती है, लगभग क्या हो जाती है, सारी किरणें समांतर हो जाती हैं। तो जब समांतर किरणें एक दूसरे को काटती है तो ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल में भी ऐसा पड़ा है, यानी कि जो बाकी नियम है वो फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि प्रकाश की किरणें लगभग आते आते मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो सारी समांतर किरणें, जैसे एक मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण या करके टकराई, ये क्या होगी बेटा, अपसारित होगी, क्योंकि इसका पहला नियम है ये। और ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी हमको, मुख्य फोकस से। इस प्रकार दूसरी प्रकाश किरण मान लीजिए ये आई, और ये भी क्या होगी, अपसारित हो जाएगी इस प्रकार से। और कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये मुख्य फोकस से। कहां से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी तो वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखो एक परावर्तित किरण तो इधर चली गई, दूसरी परावर्तित किरण इधर चली गई, तो ये दोनों तो आपस में काट नहीं सकती। और जब आपस में नहीं काट सकती तो प्रतिबिंब इधर तो प्राप्त होगा नहीं, वास्तव में तो होगा नहीं। जब इनको डॉटेड लाइन से पीछे को बढ़ाते हैं, हमने बताया था कि जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती थी प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होते हैं, लेकिन जब वास्तव में नहीं काटती हैं तो हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। यह बात हमने बता दी है इससे पहले की जो क्लासेज हुई है प्रकाश की, उसमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में ये बात बता दी हमने, आभासी प्रतिबिंब में ये बात बता दी कि जब परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं तो डॉटेड लाइन से हम पीछे की ओर बढ़ा करके देखते हैं। तो बेटा इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो यहां से गुजरी, इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो यहां से गुजरी, तो कहां काट रही है एक दूसरे को, मुख्य फोकस पर। कहां काट रहे बेटा, मुख्य फोकस पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो गई, मुख्य फोकस यानी कि एफ पर। कहां बन रहा है प्रतिबिंब में, एफ पर बन रहा है। दूसरा आता है इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, आकार क्या होगा। तो देखो मुख्य अक्ष के साथ में माप रही है तो मुख्य अक्ष पर ही काट रहे हैं। ऊंचाई किससे मापेंगे प्रतिबिंब की, मुख्य अक्ष के साथ में इतनी ऊंचाई, जितनी भी ऊंचाई होगी नीचे की ओर जितनी ऊंचाई होगी, लेकिन तो इसी के ऊपर काट रहे हैं। इसका मतलब कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, या बोल सकते हैं बिंदुवत, या क्या बोल सकते हैं, बिंदुवत। और तीसरी बात आती है प्रकृति। तीसरी क्या आती है बेटा, प्रकृति। क्या प्रकाश परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं क्या, नहीं, वास्तव में नहीं काट रही हैं, हमने डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाए हैं तब काट रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बेटा, आभासी। कैसा है, आभासी। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी। वास्तव में परावर्तित किरणें नहीं काटे, हमको डॉटेड लाइन से बढ़ा करके देखना पड़े फिर काटे, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी। और बेटा देखो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा बनता है। यही स्थितियां कहां पर थी, अवतल में थी। देखो क्या क्या थी, अवतल में जब वस्तु अनंत पर स्थित तो प्रतिबिंब वही मुख्य फोकस पर प्राप्त हो रहा था, अत्यधिक छोटा और बिंदुवत प्राप्त हो रहा था। लेकिन अंतर कहां आया, यहां आया। प्रकृति वहां पर क्या थी, वास्तविक और उल्टा, और यहाँ क्या, आभासी एवं सीधा। आभासी में कैसे प्राप्त हो रहा है, सीधा। तो ये तो क्या स्थिति थी, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर। इसके बाद में देखते बेटा, अनंत और ध्रुव के मध्य हो। अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रखी हो, क्योंकि अनंत और ध्रुव के मध्य तो बहुत सारी स्थितियां होगी, किसी भी स्थिति में रखी हो। हमारी किताब में एक बात और बता रहे कि ध्रुव के पास में देखो, हमने ये उत्तल दर्पण बना दिया और ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका माना वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मुख्य फोकस एफ हो गया, मुख्य फोकस एफ हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो,
अब वही पहला नियम लगा रही हैं, यानी कि कोई वस्तु यहां रखी हुई है, हमने क्या बताया, अब वो तो अनंत पर रखी थी, अब दूसरी स्थिति में अनंत व ध्रुव के मध्य रखी हो। अनंत तो यहां इधर अनंत और ध्रुव ये रहा, इनके बीच में कहीं पर भी रखी हो, यहां माना हमने यहां रख दिया, कहां रख दिया, यहां रख दिया वस्तु को, ये रख दिया वस्तु को, ये कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो पहला नियम लगाते हम, कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो नियम लगा रहे हैं, दोनों से परावर्तित किरणें निकलेगी, दोनों जहां काटेंगे वहां प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। पहला नियम लगाया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो वो अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, अपसारित हो जाती है, ये अपसारित हो गई। ये प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। कहां से आती हुई प्रतीत होगी बेटा, ये मुख्य फोकस से। ये हमने लगा दिया कौन सा नियम, पहला नियम। अब लगा रहे हैं चौथा नियम कि आपतित किरण ये तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है, जितना मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है उतना ही ये बना रही है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये परावर्तित किरण इधर चली गई, ये परावर्तित किरण इधर चली गई, तो दोनों क्या वास्तव में काटेंगी, क्या नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है, इसलिए क्या करेंगे हम, इसको डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया तो यहां काट दिए, यहां काट दी, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो गया, यहीं प्राप्त हो गया। प्रतिबिंब जहां काटी वहीं पर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, कहां प्राप्त हो रहे हैं, एफ व ओ के मध्य, एफ व ओ के मध्य, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य, या बोल सकते हैं दर्पण के पीछे। साइज क्या है बेटा, साइज क्या है इसका, ये वस्तु का साइज हो गया, ये तो वस्तु का साइज, और ये प्रतिबिंब का साइज। इसका मतलब कैसा हो रहा है, वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा। कैसा प्राप्त हो रहा है, वस्तु से छोटा। तीसरी बात करते हैं प्रकृति की, किसकी बात करते हैं, प्रकृति की। प्रकृति कैसी है, क्या बेटा परावर्तित किरणें या वास्तव में काट रही हैं, क्या नहीं काट रही, इसका मतलब प्रकृति कैसी है, आभासी। कैसे हुआ, आभासी। और बेटा दिख रहा है हमको सीधा प्राप्त हो रहा है या उल्टा, ऊपर की ओर वस्तु मुख्य अक्ष से और प्रतिबिंब ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है, तो कैसा है, सीधा। कैसा बेटा, सीधा, ठीक है। तो देखो यहां एक विशेषता देखी हमने, एक विशेषता क्या देखी, अब यहां रखे चाहे यहां रखे चाहे यहां रखे, कहीं पर भी रखेंगे यही सारी बातें आएंगी, कहीं पर भी रखें यही सारी बातें आएंगी। इसके पास में रखेंगे तो भी यही सारी बातें आएंगी, दूर रखेंगे यानी कि कहीं रख दें, कहीं पर भी रख दें हम, ध्रुव के और अनंत के बीच में या अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब की स्थिति यही आएगी, वस्तु छोटी ही आएगी और आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो बेटा, हमने अवतल दर्पण में जो पढ़े थे वहां पर प्रकृति थी, वो दो तरह की प्राप्त हो रही थी। प्रकृति एक तो वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा था, और एक स्थिति जब कोई वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी थी अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त हो रहा था। यानी कि प्रकृति दो तरह की थी वहां, वास्तविक और उल्टा और आभासी और सीधा। 5 स्थितियों में तो वास्तविक और उल्टा था और एक स्थिति में आभासी और सीधा था। लेकिन यहां दोनों के अंदर कैसा प्राप्त हुआ है, आभासी और सीधा। कैसा प्राप्त हुआ है, आभासी और सीधा, और छोटा भी है। और कैसा है, दोनों स्थितियों में छोटा, अनंत पर तो अत्यधिक छोटा, और यहां पर कैसा है, छोटा प्राप्त हो रहा है वस्तु से। इसका मतलब यहां मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, जो सभी प्रकार के प्रतिबिंब, दो तरह के तो हैं, तो दोनों तरह के प्रतिबिंबों को लिए एक बात पूछ सकता है वो, कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषता लिखिए। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या विशेषता होगी, प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, आभासी और सीधे बनते हैं, छोटे बनते हैं, आभासी एवं सीधे बनते हैं। तो ये उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषता। तो बेटा हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की पढ़े, और ये प्रतिबिंब निर्माण दो स्थितियों में हो सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और जब कोई वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो। अनंत पर स्थित होगी
प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत ध्रुव के मध्य है तो प्रतिबिंब का बनेगा, एफओ के मध्य बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है बेटा, ये चीजें सारी की सारी आगे समझ में, आप बीच में आकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जहां से अपन ने स्टार्ट किया, प्रकाश पार्ट फर्स्ट, प्रकाश पार्ट सेकंड, प्रकाश पार्ट थर्ड, प्रकाश पार्ट फोर्थ, प्रकाश पार्ट 5, प्रकाश पार्ट 6, इस प्रकार से कंटिन्यू पढ़ते हुए हम आएंगे टॉपिकों को, तो वो सारा का सारा सारियां निकलता हुआ आता है। आप अचानक से जैसे इसमें प्रवेश कर जाएंगे प्रकाश पार्ट 7 तो ये समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब समझ में आए, इसके लिए हम हमारे जो यूट्यूब पर पॉइंट डले हुए हैं, प्रकाश पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां नियम समझ में आएंगे, ध्रुव के बारे में जानकारी है, हमारे पास में मुख्य फोकस के बारे में जानकारी है, वक्रता केंद्र के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट पॉइंट अगली क्लास।